नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SLG के अप में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसके अंदर हम जो है मोस्टली फोकस करेंगे। जो नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज्य से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बनते हैं, वो हम इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चनों की ओर। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग व अनुसूचियाँ हैं? तो अगर बात की जाए हमारे मूल भारतीय संविधान की, तो भारतीय मूल संविधान के अंदर है जो कि 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ। यहाँ पर बात की गई है मूल संविधान की। और अगर जो है अभी प्रेजेंट संविधान की बात की जाए तो हमारे अभी के वर्तमान संविधान के अंदर जो है 22 भाग व 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन हमारे पास जन्म से, वंशानुक्रम से, देशी क्रम से या उपयुक्त सभी। तो ये अगर बात की जाए भारत की नागरिकता की, तो भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके अधीन भारतीय नागरिकता का जो है अर्जन है, जो कि जन्म द्वारा या देशीकरण द्वारा, पंजीकरण के द्वारा या वंश के परंपरा द्वारा या फिर अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा जो है इसको प्राप्त किया जा सकता है। और सामान्य रूप से संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, जो कि पहली संघ की, दूसरी राज्य की, किंतु भारत में सिर्फ संघीय नागरिकता है, यानी कि एकल नागरिकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर सभी प्रकार से हम जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक व राजनीतिक रूप से अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उच्च शिक्षित हो और संविधान विज्ञ हो। अगर बात की जाए एक श्रेष्ठ नागरिक की, तो एक श्रेष्ठ नागरिक की जो है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसकी परिभाषा होगी कि सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, वो एक श्रेष्ठ नागरिक कहलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक एवं जो है राजनीतिक रूप से जागरूक हो। क्योंकि एक श्रेष्ठ नागरिक वह होगा जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक होगा और सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए वह निर्वहन के लिए और विधि के समस्त कार्यों के लिए वो शिक्षित होगा। तो वो एक अच्छे से अपनी लाइफ है जो कि जी पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे पास एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है और बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो अगर बात की जाए भारत के संविधान की, तो भारतीय अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है और सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता में नागरिकों को संघ तथा इकाई यानी कि राज्य की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। पर भारत के संविधान की जो ऐसी विशेषता है जो कि यहाँ पर एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना आवश्यक है? ऑप्शन हमारे पास 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो अगर बात की जाए भारतीय नागरिकता की, तो भारत के संविधान का जो भाग है 2, उसके अनुसार जो अनुसूची है 5 से 11 में जो है नागरिकता का जो है वर्णन किया गया है, वहाँ पर उसके बारे में जो है प्रावधान बताए गए हैं। और अगर देखा जाए जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 11 के अनुसार जो है संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम करता है, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम है 1955 है, जिसमें अब तक 5 बार जो है संशोधन किए जा चुके हैं। और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हुए हैं 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, इसके बाद में 2005 में, इसके बाद में 2015 में हुआ है।
और जो संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 और फरवरी 2009 में जो अनुसूचित नागरिक जो विनियम के अनुसार अगर बात की जाए तो अगर जो है भारत का जो नागरिक है वह कहलाएगा अगर वह भारत में जन्मा हो, या फिर जन्म केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता कम से कम 1 वर्ष भारत के नागरिक रहे हों, या जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब तक भारत में कम से कम 5 यानी कि जो अभी जो बात की जाए अभी की तो 7 वर्ष तक निवास करना होगा। देशीकरण यानी देशीकरण की बात की जाए तो देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। तो अगर भारतीय नागरिक के आवेदन के लिए अगर किसी व्यक्ति को जो है भारत के अंदर जो है 7 वर्ष तक कम से कम रहना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री। तो अगर बात की जाए नागरिकता प्राप्त करने का नियम जो है संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद में जो राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम जो है जो राष्ट्रपति है वो बनाते हैं, जो कि पहले संसद में जो पास होके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? ऑप्शन है हमारे पास सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए मिनर्वा मिल्स केस की, तो मिनर्वा मिल्स केस के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया था जो कि मूल अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। सही आंसर होगा इसका मिनर्वा मिल्स केस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो अगर संविधान के हृदय और आत्मा की बात की जाए तो हमारे पास में ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अगर बात की जाए संवैधानिक उपचार के अधिकार की, तो जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसको जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा जो है बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार और अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और प्रस्तावना। तो अगर बात की जाए प्रस्तावना की, तो भारत का जो संविधान है उसकी जो है आत्मा जो है प्रस्तावना को माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन है हमारे पास समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो अगर देखा जाए तो मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। यहाँ पर सुनिश्चित करना आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन हमारे पास समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर बात की जाए मूलभूत अधिकार की, तो मूलभूत अधिकार के अंदर संपत्ति का जो अधिकार है जो कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर जो है संपत्ति का अधिकार को मूलभूत अधिकार से हटाकर जो है इसको जो है मूलभूत अधिकारों से हटा दिया गया था और वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार बन गया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 300A में इसका जो है एक विधिक अधिकार के रूप में संविधान में इसका
विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जो संपत्ति का अधिकार है वो है एक मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में निम्न में से कौन सा प्राथमिक अधिकार है किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है? तो ऑप्शन है हमारे पास शोषण के खिलाफ अधिकार, जायदाद का हक, मजहबी आज़ादी का हक, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए मूल संविधान की, तो मूल संविधान में जो है जो प्राथमिक अधिकार था, जो जायदाद का हक है, जो कि एक प्राथमिक अधिकार था, किंतु अब यह जो है कानूनी अधिकार रह गया है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? अगर बात की जाए अनुच्छेद 14 की, जो उसके अंदर वर्णित कानून में समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि जो अनुच्छेद आर्टिकल 14 है उसके अंदर कानून की समानता का अधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन हमारे पास भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। तो अगर बात की जाए संविधान के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता है, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 में जो कि 6 प्रकार से नागरिक स्वतंत्रताओं का जो है उसके अंदर वर्णन किया गया है, जिसके अंदर विशेष रूप से विचार यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की, भ्रमण करने की, कहीं भी बस जाने की, व्यापार करने की, समुदाय या संगठन बनाने की जो है ये है स्वतंत्रता मिली है। और इसके अंदर 19 के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के अंदर जो है प्रेस की स्वतंत्रता को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर इसको निहित माना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार हैं? अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो हमारे जो मौलिक अधिकार है जो है 6 मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 मौलिक अधिकार। अगर इसकी बात की जाए भारत के संविधान के अंतर्गत जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसके अंदर मौलिक अधिकार है हमारे समता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 से 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 है। तो आर्टिकल 32 को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है हमारे पास उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगर बात की जाए भारत के जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति जो है एकमात्र संसद के पास है, क्योंकि संसद इसके अंदर बदलाव कर सकती है, जो कि सदनों के अंदर जो है बिल पास करके इसको बदलाव कर सकती है और मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कर सकती है। तो जो संपूर्ण जो शक्ति है जो कि संसद के पास है इसके अंदर बदलाव करने की। बढ़ते अगले क्वेश्चन के और हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन समक्ष है? ऑप्शन हमारे पास राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो जैसे हमने बात की पहले ही कि संसद के पास में जो है संपूर्ण जो है संविधान को संशोधन करने की शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संविधान का संशोधन जो अनुच्छेद है 368 के तहत संसद को प्राप्त है। और अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उसे संविधान के मूल ढांचे
यानी कि इसकी इसकी संकल्पना को सर्वप्रथम जो कि 1973 के अंदर जो केशवानंद भारती बनाम जो है जो केस हुआ था उसके अंदर जो है प्रभावित करने की सीमा तक इसे रद्द भी कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारे पास कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, ऑप्शन सी है सरकार के निरंकुश कार्य पर नियंत्रण, ऑप्शन डी है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के अंदर जो देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान के जो भाग 4 है उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है और राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि में इस तत्वों का अवश्य ध्यान रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है इसको जो है शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचारों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है हमारे पास भाग 1, भाग 3, भाग 4 और भाग 7। तो अगर बात की जाए भाग 4 की, तो भाग 4 है जो कि कल्याणकारी राज्य जो है कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। कल्याणकारी राज्य के अगर जो परिभाषा की बात की जाए तो कल्याणकारी राज्य वो होगा वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए, तो वो एक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ऑप्शन हमारे पास जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा और मिजोरम। तो अगर बात की जाए समान नागरिक संहिता की यानी कि कॉमन सिविल कोड, तो कॉमन सिविल कोड ओनली जो है गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर है जो है लागू है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। तो दोस्तों ये थे आज के जो टॉप 20 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये हमारे जो है संविधान के जो टॉपिक है जो संविधान के प्रस्तावना, नागरिकता, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज्य, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी प्रश्नों की सीरीज़ के साथ में हम जो है आपके साथ में मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।